नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो सामान्य परीक्षाओं में आते हैं उन्हीं से संबंधित ये चैप्टर हम लोग तैयार कर रहे हैं। और चैप्टर का नाम भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी साम्य की अवधारणा एवं प्रकार। और साम्य की अवधारणा तथा प्रकार से संबंधित जो चैप्टर है, इसमें जो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकल करके आया है, मैं वो आपके सामने, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको बड़ा ही उपयोगी साबित होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम में इस तरह से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि इक्विलिब्रियम का रेखा चित्र दे दिया और पूछा जाए कि यह रेखा चित्र कौन से इक्विलिब्रियम का है, कौन से साम्य का है। जैसे यहाँ पर एक रेखा चित्र बना दी गई है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डी और एस ये दोनों एक दूसरे को टी बिंदु पे काट रही हैं और टी बिंदु पे काट रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ओ पी कीमत का निर्धारण हो रहा है और ओ एम मांग का निर्धारण हो रहा है। और इसी रेखा चित्र में पूछा जा रहा है कि प्रदत्त रेखा चित्र किस साम्य से संबंधित है, कौन से संतुलन से संबंधित ये रेखा चित्र है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मांग की रेखा और पूर्ति की रेखा, जो पारंपरिक मांग की और पूर्ति की रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे को जब काटती हैं और उस परिस्थिति में जो संतुलन बनता है वह स्थिर संतुलन बनता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर ए स्थिर साम्य, यानी जो विभिन्न यहाँ पे ए बी सी डी करके आंसर दिए गए हैं, जो विकल्प दिए गए हैं, उसमें ए स्थिर साम्य है और यही इसका सही उत्तर भी है। आगे अस्थिर साम्य भी है, तटस्थ साम्य भी है, बहुल साम्य भी है। तो ये जो रेखा चित्र है स्थिर साम्य का रेखा चित्र है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। एक रेखा चित्र फिर दे दिया और रेखा चित्र देने के बाद क्या कहा जा रहा है कि प्रदत्त रेखा चित्र किस साम्य से संबंधित है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मांग की रेखा और पूर्ति की रेखा ये सामान्यतया यहाँ पर उल्टी बनाई गई है, यानी जो ये मांग की रेखा होना चाहिए यहाँ पर, वहाँ पे पूर्ति की रेखा बनाई गई, यानी ये एस एस है और ये डी डी मांग की रेखा है। जब मांग की रेखा और पूर्ति की रेखा दोनों विपरीत परिस्थितियों में दिखती हैं और उस पर यदि साम्य का अध्ययन करना पड़ता है तो वह जो साम्य होता है वो स्थिर साम्य होता है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, स्थिर साम्य, अस्थिर साम्य, तटस्थ साम्य और बहुल साम्य। तो जैसा कि मैंने बताया कि यह रेखा चित्र जो है अस्थिर साम्य का है, अतः इसमें जो विकल्प बी है, विकल्प बी सही है। इसी तरह अगला क्वेश्चन बनता है, फिर एक रेखा चित्र दिया, प्रदत्त रेखा चित्र किस साम्य से संबंधित है। और इसमें आप देख रहे हैं कि मांग की रेखा ये डी डी और ये पूर्ति की रेखा एस एस, ये दोनों एक दूसरे को टी बिंदु पर, T1 बिंदु पर, T2 बिंदु पर कई जगह काट रहे हैं। तो जब कई जगह काट रहे हैं तो यानी मांग की रेखा और पूर्ति की रेखा ये एक दूसरे को कई बिंदुओं पे स्पर्श कर रहे हैं, कई जगह संतुलन बन रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब कई जगह संतुलन बनता है तो वह बहुल साम्य होता है। यहाँ विकल्पों में ए स्थिर साम्य, बी अस्थिर साम्य, सी तटस्थ साम्य, डी बहुल साम्य। तो इस प्रकार
हम देख रहे हैं कि जो विकल्प डी है, ऑप्शन डी है, वह ऑप्शन डी सही विकल्प है। यानी यह जो रेखा चित्र है यह बहुल साम्य का उदाहरण है, यह बहुल साम्य का रेखा चित्र है। इसी से संबंधित मैं आपको बताऊं कि साम्य से संबंधित तमाम साम्य के रेखा चित्र अलग अलग दिए जाते हैं। तो जब अलग अलग साम्य दिए जाते हैं और अलग अलग साम्यों के अलग अलग रेखा चित्र हैं, तो किसी भी एक साम्य का रेखा चित्र बना दिया जाएगा और बना करके विद्यार्थियों से पूछा जाएगा कि यह जो रेखा चित्र दिया गया है, यह जो प्रदत्त रेखा चित्र है, किस प्रकार के साम्य का है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन इससे संबंधित बनाए जा सकते हैं। इसके बाद इसी क्वेश्चन को कुछ दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन क्या है कि गोल तली के कटोरे के अंदर रखा हुआ गेंद किस साम्य का उदाहरण है। आप देख रहे हैं कि ये गोल तली का ये जो कटोरा है, ये गोल तली का है और इस कटोरे में एक बाल जो है अंदर रखी हुई है। तो यह कौन से साम्य का उदाहरण है। और यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है। क्या यह स्थिर साम्य है या अस्थिर है, तटस्थ है या बहुल है। तो जैसा कि आप जानते हैं, यह जो सिस्टम है या यह जो कटोरा है, इस कटोरे में रखे हुए बाल में किसी भी प्रकार का असंतुलन उत्पन्न हो जाए तो इस सिस्टम में ऐसी शक्ति है कि पुनः उस बाल को अपने पुराने बिंदु पर लेकर के चली आती है। और ऐसे स्थिति में गोल तली के कटोरे के अंदर रखा हुआ जो बाल होता है वह स्थिर साम्य का उदाहरण होता है। अतः यहाँ पर जो विभिन्न विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी, इसमें से जो विकल्प ए है स्थिर साम्य, यह यहाँ पर यह सही उत्तर है। यानी यह गोल कटोरे के अंदर रखा हुआ बाल जो होता है यह स्थिर साम्य का उदाहरण होता है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन बन रहा है कि कटोरे को उलट कर या पलट कर उसके तली पर रखा हुआ गेंद किस साम्य का उदाहरण है। इसका भी अध्ययन हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में कर लिया है कि अगर किसी सिस्टम को पलट दिया जाए और पलट करके उसके ऊपर बॉल रख दिया जाए तो क्या होगा, इस बाल में थोड़ा सा भी व्यतिक्रम उत्पन्न होगा, किसी भी प्रकार का असंतुलन उत्पन्न होगा तो यह बाल पुनः अपने पुराने बिंदु पर नहीं आता है, संतुलन से क्रमशः दूर चला जाता है। यानी इस प्रकार के जो साम्य होते हैं या यह जो साम्य का उदाहरण है यह अस्थिर साम्य का उदाहरण है। इसी प्रकार एक तीसरा भी क्वेश्चन बन सकता है कि समतल जमीन पर रखा हुआ गेंद किस साम्य का उदाहरण है। समतल जमीन है और उस समतल जमीन पर कहीं भी अगर बाल रखा हुआ है तो थोड़ा सा भी व्यतिक्रम उत्पन्न होगा तो कहीं भी जाकर के संतुलन स्थापित कर लेता है। तो इस प्रकार के संतुलन को हम तटस्थ संतुलन के अंतर्गत कहते हैं। यानी वो तटस्थ है, वो कहीं भी जा कर के संतुलन बना सकता है। यानी अर्थव्यवस्था इस मोड में है कि एक जगह नहीं तो दूसरे जगह, दूसरे जगह नहीं तो तीसरे जगह, तीसरे जगह नहीं तो चौथे जगह, कहीं भी जा कर के वो संतुलन अपना बना लेती है। तो इस प्रकार समतल जमीन पर जो रखा हुआ बाल है वह तटस्थ साम्य के अंतर्गत आता है। और इसमें जो विकल्प सी है, ऑप्शन सी है, वह ऑप्शन सी सही है। आगे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यदि कोई प्रणाली स्थिर साम्य की अवस्था में है, प्रणाली स्थिर साम्य की अवस्था में है यानी यह स्थिर साम्य की बात कर रहा है, तत्पश्चात उसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, यानी अस्थिर साम्य में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, तो वह प्रणाली पुनः, और उसके बाद ये पूछ रहा है क्या होगा। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि यदि कोई भी प्रणाली अथवा तंत्र, कोई भी अर्थव्यवस्था यदि स्थिर संतुलन की अवस्था में होता है, उसमें किसी भी प्रकार का असंतुलन उत्पन्न होता है तो स्वतः ऐसी शक्ति क्रियाशील हो जाती है कि पुनः वह अर्थव्यवस्था, पुनः वह सिस्टम अपने पुराने विसंतुलन बिंदु पर पहुंच जाता है। तो उसी से संबंधित यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है
कि अपनी पुरानी संतुलन बिंदु पर कभी नहीं आता। दूसरा है अपनी पुरानी संतुलन बिंदु पर वापस आ जाता है। तीसरा है या सी है अपने पुराने संतुलन बिंदु से क्रमशः दूर चलता जाता है। और डी उपरोक्त सभी। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि स्थिर साम्य की अवस्था से अर्थव्यवस्था गुजर रही है, उसमें किसी भी प्रकार का असंतुलन यदि होगा तो वह असंतुलन होने के पश्चात सिस्टम अपने आप इस प्रकार से क्रियाशील हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था पुनः अपने पुराने संतुलन बिंदु पर चला जाएगा, पुराने संतुलन बिंदु पर वापस चला जाता है। और इस प्रकार यदि इसके सही उत्तर का देखा जाए तो विकल्प बी जो है वो ये कह रहा है कि अपने पुराने संतुलन बिंदु पर वापस आ जाता है, यानी यही यहाँ पर फिल हो जाएगा, यही यहाँ पर भरा जाएगा। और इस प्रकार यह पूरा उत्तर बनेगा कि यदि कोई प्रणाली स्थिर साम्य की अवस्था में है तत्पश्चात उसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो वह प्रणाली पुनः अपने पुराने संतुलन बिंदु पर वापस आ जाती है। तो यहाँ पर विकल्प बी जो है वह सही है। अब 8वां क्वेश्चन फिर इसी तरह से मिलता जुलता है कि यदि कोई प्रणाली अस्थिर साम्य की अवस्था से गुजर रही है, या ये कहें यदि कोई प्रणाली अस्थिर साम्य की अवस्था में है तत्पश्चात उसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो वह प्रणाली पुनः, फिर वही चीज पूछा जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में जो अस्थिर साम्य है, अर्थव्यवस्था अस्थिर साम्य की अवस्था से गुजर रही है और अस्थिर साम्य की अवस्था में किसी भी प्रकार से मान लीजिए संतुलन बना हुआ है और कभी कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ और उसके पश्चात वहाँ से संतुलन भंग हो गया, तो जब अस्थिर साम्य का संतुलन भंग होता है तो पुनः वह अपने पुराने संतुलन बिंदु पर नहीं आता, वह क्रमशः दूर बढ़ता जाता है अपने संतुलन से, यानी मूल संतुलन से क्रमशः वह दूरी बनाते चला जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रहा है? ऑप्शन ए अपनी पुरानी संतुलन बिंदु पर लगभग 1 वर्ष के बाद आता है। फिर बी पूछ रहा है अपनी पुरानी संतुलन बिंदु पर पुनः वापस आ जाता है। सी पूछ रहा है अपने पुराने संतुलन बिंदु से क्रमशः दूर चलता जाता है। और डी पूछ रहा है या कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार जैसा कि हमने बताया कि यदि कोई सिस्टम अस्थिर साम्य में है, किन्हीं कारणों से संतुलन स्थापित है, अगर वह संतुलन भंग हुआ तो वह संतुलन जो है पुनः वापस मिलने वाला नहीं है, पूरा का पूरा तंत्र अपने संतुलन बिंदु से क्रमशः दूर चलता चला जाता है। और इस प्रकार अगर सही उत्तर देखा जाए तो इस विकल्पों में जो विकल्प सी है कि अपने पुराने संतुलन बिंदु से क्रमशः दूर चलता जाता है, सी सही है। और इस प्रकार ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर अगर भरा जाए तो क्या बनता है कि यदि कोई प्रणाली अस्थिर साम्य की अवस्था से गुजर रही है तत्पश्चात उसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो वह प्रणाली पुनः अपने पुराने संतुलन बिंदु से क्रमशः दूर चलता जाता है। तो ये विकल्प सी सही हो गया। अगला है क्वेश्चन 9। और क्वेश्चन 9 में पूछा जा रहा है कि सामान्य साम्य का सर्वप्रथम विश्लेषण किसने किया था? और यहाँ पर ए बी सी डी, ए वालरस, बी केन्स, सी पीगू, डी जेके मेहता। और इन विकल्पों में पूछा जा रहा है कि सामान्य साम्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो यदि इक्विलिब्रियम का हम डीपली अध्ययन करते हैं, ध्यान से अगर हम जब इक्विलिब्रियम का अध्ययन करते हैं तो इसमें हमको देखने को मिलता है कि वालरस ने सर्वप्रथम सामान्य साम्य विश्लेषण का अध्ययन किया था। तो इस प्रकार इन चारों विकल्पों में से विकल्प ए जो है वह सही है। इसके बाद क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10। और ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने
स्थैतिक साम्य की तुलना उस लुढ़कती हुई गेंद से की है जो समान गति से लुढ़कती ही जाती है। यानी लुढ़कती हुई गेंद से स्थैतिक साम्य की तुलना किसने की है? तो अगर, और यहीं पर हमने विकल्प में क्या देखा? किन्स, वोल्डिंग, वालरस, जेके मेहता। यानी इन चारों में से किसने स्थैतिक साम्य की तुलना जो है लुढ़कती हुई गेंद से की है? तो यहाँ ऑप्शन सी वालरस, ये वालरस जो है इन्होंने स्थैतिक साम्य की जो तुलना है वह लुढ़कती हुई गेंद से की है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम यानी संतुलन की अवधारणा और संतुलन की अवधारणा से जो बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते थे उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज हम लोगों ने देखा है और हमें उम्मीद है कि यह जो आज का चैप्टर है आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बहुत बहुत आप सब लोगों को धन्यवाद हमारे